गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर 12 की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ। जो हमारा चैप्टर चल रहा है ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो रखा है, थोड़े बहुत टॉपिक रह गए हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी एमटीपी की। अभी वाले जो इस पार्टिकुलर लेक्चर में बेटा जी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, यानी ऐसी डिजीजेज जो ट्रांसमिटेड होती हैं ड्यू टू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब जैसे हमने पढ़ा था ना बेटा कि जब इंटरकोर्स होता है तो वेजाइना के अंदर में भी बहुत सारी फ्लूइड होती है, जो वेजाइनल फ्लूइड लग सकती है किसके ऊपर बताइए, पेनिस के ऊपर। और भैया पेनिस से भी तो निकलती है भैया सीमेन डिस्चार्ज होता है, उसके अंदर में भी बहुत सारे अगर इन्फेक्शंस होंगे तो वो ट्रांसफर हो सकता है किसको बेटा, फीमेल को। यानी सीधी सी बात है बेटा, मेल फीमेल को दे रही है, फीमेल मेल फीमेल को देगा तो फीमेल मेल को देगी। भैया ये ट्रांसफर होता है ड्यू टू द सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पे होता है। तो इन सारी डिजीजेज को ही बोला जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। क्या बोलते हैं बेटा जी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप तो झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा भैया कैसे झूठ बोल रहे हैं, एक बार बच्चे ने पूछ लिया कि सर आप दावे के साथ कह रहे हैं कि केवल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ भाई, इसमें क्या गलत है। पर सर यहाँ एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि सम ऑफ दिस डिजीजेस लाइक एचआईवी और एड्स कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय द नीडल्स। बेटा जी सुनिएगा, कई बार क्या होता है, देखो कोई अच्छे दोस्त हो ना हो, लेकिन जो शराबी होते हैं काफी अच्छे दोस्त होते हैं। जो चरसी होते हैं, चरसी का मतलब जो चरस गांजा और ये सब चीजें लेते हैं बेसिकली, आप देखे होंगे कई सारी चीजें ऐसी भी आती हैं जो आप सीधे नस में डालते हैं। जब आप ड्रग्स की बात करोगे कैनाबिनॉइड्स या बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो आप सीधे नस में डालते हैं। तो जो चरसी लोग होते हैं एक दोस्त होते हैं, तो वो क्या किया, मान लो एक इंजेक्शन लेके आया, उसमें अपना उसने दवा भरी और लगा लिया और मस्त हो गया। बगल वाले ने, भाई आज मैं इंजेक्शन भूल गया यार। अरे क्या दिक्कत है भाई, लो ये इंजेक्शन। उसने क्या किया, अपने में जो इंजेक्शन लगाई थी वही इंजेक्शन उसको दे दी। उसने कहा बड़ा अच्छा भाई है भाई, इतना अच्छा तो मेरा भाई नहीं है जितना अच्छा ये शराबी भाई है, चरसी भाई है। उसने उसी इंजेक्शन से अपना जो भी डाला और उसको डाल लिया। अब बेटा मान लीजिए कि उस बंदे को हो रखा है कोई बीमारी, कोई भी एड्स हो रखा है, हर्पीस हो रखा है, जेनाइटल वार्ड्स हो रखा है, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उसको हो रही है, तो बेटा बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन भी ट्रांसफर हो सकता है। कई बार हम लोग दाढ़ी बनवाने जाते हैं ना भैया, मूछ दाढ़ी बनवाने जाते हैं, तो बेटा हम कहते हैं कि भैया नया ब्लेड यूज करिएगा। पहले के जमाने में क्या था कि भैया केवल एक बेसिकली वहाँ ब्लेड का इस्तेमाल नहीं होता था, छुरे का इस्तेमाल करते थे। दे दनादन बनाया जा रहा है, उसी का कट लग, ओ माय गॉड कट लग गया है, उसको धो दिया, ऐसे कर दिया, फिर आया कोई दूसरा है उसी से लगा दिए। बेटा अगर मान लो ऐसे में किसी को डिजीज हो तो उसकी डिजीज उसमें चली आएगी फ्री में, है कि नहीं। तो देखिए एक्चुअली में अगर हम बोले तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही ट्रांसमिट होती है, लेकिन इनके अलावा ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि किसी इन्फेक्टेड आदमी का ब्लड किसी हेल्दी आदमी को चढ़ा दिया, उसमें भी ट्रांसफर हो सकता है कोई डिजीज। क्लियर है जी। कभी शेयरिंग ऑफ निडल, शेयरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो उनकी शेयरिंग से भी ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन मेनली कैसे ट्रांसफर होता है, तो वही आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो सकता है। सो डीजी देखिए इसको दिया गया, 3 नाम दिया गया है जो एनसीईआरटी कहती है। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या इसी को बोलती है आरटीआई, वो आरटीआई नहीं जिससे प्रधानमंत्री से पैसा मांगते हैं कि कितना आया फंड में बताओ, वो नहीं बता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या इसी को बोलते हैं बेटा वेनरियल डिजीज, वीडी। क्लियर है जी, तीनों टर्म्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। Diseases or infection which are transmitted through sexual intercourse are collectively called as sexually transmitted disease, BD और RTI। एक लंबी सी लिस्ट दे रखी है आपके एनसीईआरटी में। The sexually transmitted disease such as gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital wart, trichomoniasis, hepatitis B, AIDS और HIV। और इसके बारे में लिख रहा है बेटा, ये हम क्लास चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट डेंजरस डिजीज है। मुझे भी मालूम है, आपको मालूम है भैया, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम
जो कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस की वजह से होता है। ये काफी डेंजरस होता है, नॉन क्यूरेबल डिजीज होता है। तो इन सारे में से आपको याद क्या रखना है, सुनिएगा, बस उनको याद रख लीजिए जो कि नॉन क्यूरेबल है। कौन से है बेटा जी? नॉन क्यूरेबल, जिसका कोई क्योर नहीं है, जो नॉन क्यूरेबल डिजीज है। बस बाकी सारे तो क्यूरेबल हो जाएंगे, तो नॉन क्यूरेबल को याद कर लीजिएगा। 3 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच आर नॉट क्योर्ड या नॉन क्यूरेबल डिजीज होंगे, उनको याद कर सकते हैं आप ट्रिपल एच से। HHH, पहला एच का मतलब होगा बेटा हर्पिस, जिसको हम लोग जेनेटल हर्पिस भी कहते हैं। एच सेकंड वाला इससे हेपेटाइटिस बी, और थर्ड से दैट इज HIV इन्फेक्शन, जिसको हम एड्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, हर्पिस, हेपेटाइटिस बी और HIV इन्फेक्शन, ये तीनों नॉन क्यूरेबल डिजीज होती हैं और तीनों के तीनों वायरस के द्वारा होती हैं। तो इनको हम बोलते हैं बेटा वायरल इन्फेक्शन। क्या बोलेंगे बेटा जी? वायरल इन्फेक्शन। क्लियर है? हम इनके बारे में कंप्लीटली डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिए। पहली बात तो ये मैं बता दूं, एकदम हम डिटेल में पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपको। क्लियर है? सम ऑफ दिस इन्फेक्शन, यानी कौन सी ऐसी डिजीजेज है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन, शेयरिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से ट्रांसफर हो सकती है, ये याद कर लीजिएगा, हेपेटाइटिस बी और HIV। Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instrument with the infected person। कोई भी infected person में से आप ले रहे हो तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का ट्रांसफर। बेटा कई लोग ब्लड देते हैं ना, मान लो किसी ने खराब ब्लड दे दिया, किसी को चढ़ा दिया, हो गया, राम नाम सत्य हो गया। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर, याद रखिएगा, अगर किसी मदर को एड्स हो रखा है, ठीक है जी, जेनाइटल हर्पिस हो रखा है, तो बेटा इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, यानी फ्रॉम मदर टू द फीटस ये भी ट्रांसफर हो सकता है। ये याद रखना है कि 3 डिजीजेज जो कि क्योर नहीं होती हैं, दैट इज एड्स, हर्पिस और HIV इन्फेक्शन, जिसको एड्स भी बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी और हर्पिस। क्लियर है जी? नोट डाउन कर लेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर हम आगे की कुछ बातें करते हैं। क्लियर है जी? इन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करेंगे। देखिए बेटा जी, एक मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि बेटा जो औरत होती है ना, औरत जो लड़की होती है जिसको इन्फेक्टेड डिजीज है, यानी इनमें से कोई भी डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उसको है, लेकिन उसके अंदर में कोई सिम्टम अपीयर ही नहीं होता है, वो असिम्टोमेटिक होती है, और बेटा उसे लगता है मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, लेकिन उसके अंदर में पहले से डिजीज हो रखी है लेकिन सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रखे हैं, तो बेटा वो लड़की क्या करेगी, औरत क्या करेगी, कई लोगों को ट्रांसफर कर देगी। क्लियर है जी? ये एक मेजर प्रॉब्लम है। बेसिकली देखो, कई बार मेल और फीमेल दोनों असिम्टोमेटिक होते हैं, असिम्टोमेटिक, लेकिन मेजर केसेस में फीमेल असिम्टोमेटिक होती है, उसको पता ही नहीं होता कि मुझे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो रखी है, और वो बहुत सारे लोग को ट्रांसमिट करती है। और कई लोग क्या होता है बेटा जी, समाज में जैसे मान लो मुझे ही हो गई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मैं अपनी मम्मी से जाकर कहूँगा मम्मी मुझे STD हो गई, तो बोलेंगे कैसा STD? मैंने बोला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या क्या उठाएंगी? झाड़ू उठाएंगी, दे दनादन, कहाँ गया था, क्या कराया, किससे होगी, होता है कि नहीं, तुम तो एक अलग ही पिक्चर क्रिएट हो जाएगी घर में, है कि नहीं? तो कई लोग क्या करते हैं, समाज के स्टिग्मा से लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, कई लोग बैठ के चुपके बैठे रहते हैं, अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा? अरे बेटा डॉक्टर के पास जा, जल्दी पहुंचेगा, जल्दी इलाज होगा, और नहीं पहुंचेगा जल्दी तो राम नाम सत्य होगा। क्लियर है जी? तो ये भी प्रॉब्लम है। तो कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं, अगर अर्ली सिम्टम्स हम पहचान गए, डॉक्टर के पास में चल गए, हो सकता है बच जाए, लेकिन बेटा कई बार क्या हो जाएगा, जब बाद में बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन भी हो सकती है, जिसमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। क्लियर है? हम अभी पढ़ेंगे कि नॉर्मल सिम्टम्स क्या होते हैं, जब नहीं ट्रीट करेंगे तो बाद में क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बी असिम्टोमेटिक, यानी कोई सिम्टम अपीयर नहीं होगा, एंड हेंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा समय तक पता ही नहीं चलता कि उसको STD हो रखी है। Absence or less significant symptoms in the early stage of infection and the social stigma attached to the STD। लोग क्या कहेंगे, ऐसे हो कैसे हो गया, भगवान कहाँ मुंह मारता था, ऐसे डीटर रोक के रखता है।
द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग टू टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, जिससे लोग जा ही नहीं पाते हैं डॉक्टर के पास में और प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल ही नहीं पाता है। तो ये एक स्पेशल केस है। क्लियर? हम देखेंगे अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं और जब बाद में उसको नहीं ट्रीट करेंगे तो उसकी वजह से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इस बात को देखेंगे। पहले ये बातें आप लिख लीजिएगा। चलिए बेटा जी, जो नेक्स्ट रीजंस दे रखे थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर स्प्रेड थ्रू, किस माध्यम से फैलती हैं। तो पहला दे रखा बेटा जेनाइटल कंटेक्ट, यानी कि पेनिस और वेजाइना के कंटेक्ट से। ओरोजेनाइटल ट्रैक्ट यानी कि माउथ और आपका बेसिकली जेनाइटल रीजन्स के कंटेक्ट में। और जेनाइटल और एनल कंटेक्ट यानी कि बेसिकली अगर जो एनस होता है फॉर द इजेशन ऑफ फूड के लिए, उसके साथ में अगर इंटरकोर्स हो रहा है देन दैट। और ये जो एनल कंटेक्ट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है एनस रीजन, वहाँ पे आपके इन्फेक्शन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। क्लियर है जी? जैसा कि मैंने बोला, जब कोई भी किसी भी बंदे को अगर क्या है एसटीडी हो गई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई है, तो उसके अंदर में सबसे पहले कुछ अर्ली सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उसके जेनाइटल रीजन्स में। पहले बर्निंग सेंसेशन, यानी बेटा जलना नहीं तो बर्निंग, कुछ जलना बहुत तेज जलन सी उनको महसूस होगी इन जेनाइटल रीजन्स। ईचिंग होगी जेनाइटल रीजन्स। पेनफुल यूरिनेशन, यानी कि बेसिकली अगर बोले बेटा जब वो यूरिन डिस्चार्ज कर रहा होगा या बेसिकली अगर हम कहें कि क्या कहें सुसु कर रहा होगा, तो एट दैट टाइम पेन होगा उसको और स्वेलिंग हो जाएगी जेनाइटल रीजन्स में। सो दीज आर, अगर ऐसा किसी को हो रखा है बेटा, आपको मुझे देखो किसी को भी अगर ये वाले सिम्टम है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा हो, ईचिंग ज्यादा हो रही हो, पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है, तो स्वेलिंग हो रही हो, तुरंत भाग के डॉक्टर के पास में जाओ। ये ना सोचो कि कौन क्या कहेगा कैसे कहेगा, आप जाके तुरंत उनसे मिलिए कि यहीं भैया आपकी शुरुआत है, तो आप बच भी सकते हैं बेटा। लेटर स्टेज में आप क्या करेंगे, नहीं बच सकते हैं, यानी कि वो डिजीज काफी फैल जाएगी तो नॉन क्यूरेबल में कन्वर्ट हो सकती है। इफ नॉट ट्रीटेड, अगर इस डिजीज को हमने ट्रीट नहीं किया तो क्या हो सकता है बेटा, PID हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इट में लेड टू द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाएगी इसको भैया। क्लियर है जी? एबॉर्शन हो सकता है। स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ का मतलब होता है बेटा, मान लो कोई बच्चा जन्म लिया, लेकिन जन्म जब ले रहा है ना बेटा, बर्थ तो हुई लेकिन वो बच्चा गर्भ में ही मर गया था, यानी कि जब वो यूट्रस में था तो ही मर गया था, तो उसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। यानी कि बर्थ तो हुई है लेकिन मरे हुए बच्चे का जन्म हुआ है, तो दैट इज नोन एज स्टिल बर्थ। यहाँ पे बच्चा 28 वीक तक तो जिंदा था, लेकिन यहाँ पे जो वायरल इन्फेक्शन हुआ था माँ को, वो फैल गया बच्चे के अंदर में और बच्चा राम नाम सत्य हो गया। तो जब जन्म लेगा बच्चा तो मरा हुआ बच्चा होगा, दैट इज नोन एज स्टिल बर्थ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है अगर आपको ये इन्फेक्शन हो गए तो। और कैंसर भी हो सकता है कई बार आपका, हम देखेंगे सर्वाइकल कैंसर, बेसिकली एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, उस कंडीशन में हम देखने वाले हैं कि किस कंडीशन में आपका सर्वाइकल कैंसर होगा, दैट इज नोन एज द कैंक्रोइड भी बोलते हैं, जो कि सर्वाइकल कैंसर। तो इसके अंदर में कैंसर के भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है जी? PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, देखिए हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो पेल्विक रीजन में है। तो बेटा अगर उनको इन्फेक्शन होगा, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे प्रोटोजोअन इन्फेक्शन हो, कोई भी इन्फेक्शन अगर हो गया तो ये पेल्विक रीजन जो होगा बेटा वो इन्फ्लेमेट कर जाएगा, फूल जाएगा। इसकी वजह से जो फेलोपियन ट्यूब होगी वो बेंड कर जाएगी। फेलोपियन ट्यूब ऐसे थी ना, अब वो फेलोपियन ट्यूब बेंड कर जाएगी। अब जब फेलोपियन ट्यूब बेंड कर जाएगी तो वो रिसीव ही नहीं कर पाएगी। बेटा देखो कैसे, देखो यहाँ पे कैसे था फेलोपियन ट्यूब, कुछ ऐसे होता था फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पे पास में क्या होती थी, ओवरी, ओवरी से निकलेगा एग, और यह यहाँ पे ये लगे हुए थे इन्फंटिबुलम, इसको रिसीव कर रहे थे। ठीक है? फिम्ब्री जो इसको रिसीव कर रहे थे इन्फंटिबुलम में, एम्पुला में, फिर इस्टमस में भेज रहे थे। लेकिन अगर मान लो बेटा जी वायरल इन्फेक्शन हो गया तो ये बेंड करके इधर आ जाए, जो फेलोपियन ट्यूब है वो बेंड करके इधर आ जाए, बेंड कर जाए, तो बेटा अब ये ओवरी निकालेगा तो सही, लेकिन एग वहां पे तो पहुंच ही नहीं पाएगा।
इन दैट कंडीशन फीमेल क्या हो सकती है, स्टेराइल हो जाएगी, वो कभी मां नहीं बन सकती है। तो ड्यू टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ड्यू टू दिस fallopian tube bend and it may cause infertility in case of women। क्लियर है। और जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे तो बेटा पेन भी होगा, कभी कभार ब्लीडिंग भी हो सकती है और फीवर भी आ सकता है ड्यूरिंग दिस पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो अगर ट्रीट कर गए अर्ली सिम्टम पे तब तो सही है, लेकिन बाद में अगर जाओगे बेटा तो इट में कजेस पीआईडी हो सकती है, एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है और समटाइम कैंसर भी हो सकता है। क्लियर है जी। इसके बाद हम देखेंगे बेटा एनसीईआरटी कहती है कि जो मोस्ट प्रोन एज है, यानी जहां पे सबसे ज्यादा सावधानी रखनी है, यानी सबसे ज्यादा ये केसेस किस एज में होते हैं, तो होते बेटा 15 से 24 ईयर के एज में। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली अगर बोले तो बच्चा टीनेजर एज में होता है, जहाँ पे उसे जानने की इच्छा बहुत होती है कि शाहरुख खान सिगरेट पी रहा है मैं भी पीऊंगा, शाहरुख खान ने कल ऐश्वर्या के साथ सेक्सुअल रिलेशन किया, कल भाई जूही चावला के साथ किया, किसी और के, मैं भी मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करूंगा। तो बेटा जो चीजें वो देखता है वही चीजें करने की सोचता है। एक डाटा है अमेरिका का, जानते हो एटलीस्ट 4 टीनेजर है ना, 4 टीनेजर्स में से एक टीनेजर को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ यूएसए। हर 4 टीनेजर में से एक टीनेजर एसटीडी का शिकार होता ही होता है। क्लियर है जी, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, तो बेटा इसने एनसीईआरटी मेंशन करती है कि सबसे ज्यादा खतरे वाली जो एज है जहां पे आपको बचने की जरूरत है वो है 15 से 24 जो टीनेजर एज होगी। वैसे तो 13 से 19 होती है, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, जहां पे हम कुछ जानते नहीं है कि अनवांटेड पार्टनर के साथ सेक्स करेंगे तो क्या होगा है, अगर मैं कंडोम नहीं इस्तेमाल करूंगा ऐसे सेक्स करूंगा तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा चलो मान लिया तुम्हें मालूम है तुम्हें कोई डिजीज नहीं है, जिसके साथ जिस पार्टनर के साथ तुम कर रहे हो अननोन पार्टनर के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, आपको क्या मालूम कि उसके कितने पार्टनर हैं। मान लो उसके किसी पार्टनर को हो रखा हो तो तब तो आ जाएगा ना आप में बीमारी। तो इन सारी कंडीशंस का दे रखा है कि किस तरह से आप बच सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे दे रखी, सबसे पहले दे रखा होगा कि मल्टीपल पार्टनर के साथ में सेक्स ना करें, जब कभी भी सेक्स करें तो कंडोम्स का इस्तेमाल करें, और कोई भी अगर अर्ली सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो बेटा तुरंत डॉक्टर के पास में जाए और प्रिस्क्रिप्शन लें। क्लियर है जी, इन बातों को नोट कर लीजिए, फिर हम वो बातें अभी करवाते हैं आपसे। चलिए बेटा जो जो पॉइंट्स मैंने बोले वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, बस एक बार देख लेते हैं। एसटीडी आर मेजर थ्रेट टू अ हेल्दी सोसाइटी। बिल्कुल बेटा, अगर आप एक हेल्दी सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो बेटा वहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला था ना कि भैया एक हेल्दी सोसाइटी वो होगी जहाँ पे सोशली, मेंटली और फिजिकली वो फिट होंगे, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एक हेल्दी सोसाइटी से बोल सकते हैं। अब भाई डिजीज होगी तो हेल्दी सोसाइटी में मेंटेन कैसे हो पाएगी। Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care program। यानी RCH के अंदर में जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम था उसके अंदर में ये होना चाहिए कि लोगों को जागरूक करें कि कुछ भी अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर के पास में जाए, चेक कराएं। ये सोशल स्टिग्मा कौन क्या कहेगा, कैसे क्या होगा, इससे ना डरें। अगर इसका ख्याल करते हैं तो बेटा जी डिजीज उनके अंदर में रहेगी, है ना, वो क्योर नहीं हो पाएंगे। क्लियर है, तो क्योर होने के लिए उनको एटलीस्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये आरसीएच के अंदर है। तो ऑल पर्सन आर वनरेबल टू दिस इन्फेक्शन। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल पर्सन ही वनरेबल होगा, सभी पर्सन है, लेकिन एक स्पेसिफिक एज मानी गई है जहां पे ये बहुत ज्यादा देखी गई है। ये 15 से 24 ईयर्स की एज जो होती है बच्चों की एज है, वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। तो इसको वनरेबल बोल सकते हैं, वनरियल स्टेज ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, जहाँ पे एसटीडी के चांसेस ज्यादा देखे गए हैं। क्लियर है जी। दो ऑल पर्सन आर वनरियल टू दिस इन्फेक्शन, देयर इंसिडेंस आर रिपोर्टेड टू बी हाई among person in the age group। जैसे कि मैंने बोला था किस ग्रुप में ज्यादा होगा, 15 से 24 इयर्स के एज के ग्रुप के जो होंगे उनमें ज्यादा होगा, टू विच यू आल्सो बिलोंग। आप भी इसी एज में आते हो बेटा। देयर इज नो रीजन टू पैनिक, घबराने की बात नहीं है, बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल। प्रिवेंशन, ठीक है, अगर आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपने सुना है ना, अगर आपको जल्दी पता लग गया, आप अर्ली डिटेक्ट कर जाएंगे तो बेटा आप बच सकते हैं। कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिससे आप बच सकते हैं एसटीडी के ट्रांसफर से, जैसा कि मैंने पहले बोला
वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग ऑफ द सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो। इन सब चीजों का अगर इन सब चीजों को फॉलो करता है तो एसटीडी से बच सकता है। सबसे पहले अवॉइड सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर्स या अननोन पार्टनर, यानी जिस पार्टनर को आप जानते ही नहीं हो उसके साथ सेक्स बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बेटा उस पार्टनर के कितने पार्टनर हैं वो मैं भी नहीं जानता हूँ। हाँ क्लियर है जी, तो इस बात का ध्यान रखें, अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर के साथ में सेक्स ना करें। क्लियर है जी, अगर नहीं करते हैं तो आप बच्चे रहेंगे, करेंगे तो आप जाएंगे। ठीक है। ऑलवेज यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग कोइटस, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है किसी अननोन पार्टनर से किसी से तो कोइटस का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि बेटा आपने सुना था, बताया भी था मैंने कि बैरियर का इस्तेमाल करते हैं तो एसटीडी के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। इन केस ऑफ डाउट, कोई भी अगर दिक्कत है, वन शुड गो टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर, झोला छाप के पास नहीं जाना है, फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज विद द डिजीज। अगर पता चल गया कि डिजीज है तो उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट कराएं। क्लियर है जी। अब हम जो नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे बेटा, वहां पे मैं एक आपको चार्ट बनाऊंगा जहां पे केवल आपको बता दूंगा कि एसटीडी जो ट्रांसफर हो रही है कौन से बैक्टीरिया से होती है, कौन से ऐसी डिजीज है जो वायरल डिजीज होंगी, कौन से ऐसे हैं जो प्रोटोजोआ से होंगे। फिर इनके बाद में डिटेल में हम इसके बाद इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया, कौन कौन से वायरस और कौन कौन से प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं। क्लियर है, नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को। देखिए बेटा जी, ये डिफरेंट टाइप्स की आपकी एसटीडीज है। क्लियर है जी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कुछ जो होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी जो बैक्टीरिया के थ्रू फैलेंगी, कुछ वायरल इन्फेक्शन जो कि वायरस की मदद से फैलती है, और कुछ प्रोटोजोवन इन्फेक्शन जो कि प्रोटोजोआ की मदद से फैलती है। तो प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन में एक ही दे रखा है, दैट इज ट्राइकोमोनियासिस। क्या बेटा जी? ट्राइकोमोनियासिस, एंड इट इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ जिसका नाम है ट्राइकोमोनस वेजिनलिस। याद रखिएगा, ट्राइकोमोनियासिस इज अ सिंगल प्रोटोजोअल इन्फेक्शन जो कि एक प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, दैट इज ट्राइकोमोनस वेजिनलिस। क्या होगा बेटा? ट्राइकोमोनस वेजिनलिस। क्लियर है। देन देयर विल बी द वायरल इन्फेक्शन। पहला एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इट इज स्प्रेड बाय एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्लियर है। Then there will be the hepatitis B. It is also spread by a virus that is known as hepatitis B virus. Then another that is the herpes, that is known as the genital herpes B. इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी जेनाइटल हर्पिस। बेसिकली दो प्रकार के वायरस से फैलता है, एक होता है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 2 और हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 1। देखिए, जो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस जो होगा वन वाला, वो आपके माउथ और लिप यानी कि ओरल पार्ट के अंदर में इन्फेक्शन कराएगा, और जो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 2 होगा वो आपके जेनाइटल रीजन के अंदर में क्या कराएगा बेटा जी? इन्फेक्शन कराएगा, जो दे रखा है यहाँ पे। ये तीनों हमने पढ़ा था, HIV, हेपेटाइटिस, जेनाइटल हर्पिस, ये सब क्या होते हैं? नॉन क्यूरेबल, यानी ये क्यूरेबल नहीं होते हैं, सब वायरस से हो रहे हैं। देयर इज अनदर ओनली वन वायरल डिजीज दैट कैन बी क्योर्ड, जो यहाँ दे रखा है, दैट इज जेनाइटल वॉर्ड्स। कौन है बेटा जी? जेनाइटल वॉर्ड्स। इट इज ऑल्सो स्प्रेड बाय अ वायरस दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। कौन सा वायरस? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये क्यूरेबल में आ जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जो कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं, जैसे सबसे पहले दे रखा हो बेटा गोनोरिया। ध्यान रखिएगा, GONORRHOE, ये गोनोरिया, ये स्प्रेड होता है एक बैक्टीरिया के द्वारा जिसका नाम है निजेरिया गोनोरोई। निजेरिया गोनोरोई, निजेरिया गोनोरोई। क्लियर है जी। क्लेमाइडिया, इट इज ऑल्सो अ डिजीज that can be spread by a bacteria that is known as the Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis, याद रखिएगा, Chlamydia trachomatis. Syphilis is another disease that can be caused by Treponema pallidum. Clear है जी? Treponema pallidum and chancroid. Yes, chancroid can be considered. It can also be a bacterial infection that can be caused by a bacteria that is known as हीमोफिलस ड्यूराई, DUREI। क्लियर है जी। तो ये कुछ कॉमन
डिजीजेज हैं और ये कॉमन एजेंट्स हैं जिनकी माध्यम से आपकी डिजीजेज जो आपके एसटीडीज को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मैं एक बुक के माध्यम से आपको ये सारे चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, थोड़ा थोड़ा ही याद रखना है। अगर ये आपको चार्ट याद है तो ये मोर देन सफिशिएंट है, आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला। लेकिन किसी किसी को ज्यादा जानने की जरूरत होती है तो बेटा जान लेते हैं क्या जाता है, थोड़ा इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। पहले इसको आप नोट डाउन कर लें। चलिए बेटा जी देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है क्लेमाइडिया। ठीक है जी, क्लेमाइडिया जो कि कॉजेटिव एजेंट है, बैक्टीरिया क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। ठीक है, क्लेमाइडिया को कभी कभार बेटा साइलेंट डिजीज भी कहते हैं। देखा होगा आपको, मैंने यहाँ पेन से लिख के दिखाया हुआ है। इसको साइलेंट डिजीज इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों कैसे होते हैं, असिम्टोमेटिक, यानी सिम्टम अपीयर नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए बैक्टीरिया क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस कैनॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द बॉडी सेल्स, इट क्लॉक्स इटसेल्फ इनसाइड द सेल, यानी ये बेटा सेल के अंदर घुसेगी तभी ये कज कर सकता है क्लेमाइडिया। इन मेल ये क्या करेगा बेटा, यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस का मतलब होता है बेटा स्वेलिंग हो जाएगी और इरिटेशन होगा आपके यूरेथ्रा के अंदर में। ठीक है, और पेनफुल यूरिनेशन भी हो सकता है। इज द प्रिंसिपल रिजल्ट while in females the most common site of infection is the cervix resulting in cervicitis। ठीक है जी, तो वहाँ पे थिक पस लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस से डिस्चार्ज हो सकता है, वो आपका दे रखा है बेसिकली यूरेथ्रा के बारे में। सर्विक्साइटिस का मतलब होता है बेटा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा आपके सर्विक्स के अंदर में। क्लियर है, तो याद रखिएगा कि क्लेमाइडिया के वजह से, यानी कि अगर क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस नाम की बैक्टीरिया आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करती है तो यूरेथ्रा के अंदर में यूरेथ्राइटिस कराएगी, सर्विक्स के अंदर में सर्विक्साइटिस कराएगी। क्लियर है, अगर यूरेथ्राइटिस हो रही है तो पेनफुल यूरिनेशन होगा, स्वेलिंग हो जाएगी वहाँ पे, और थिक पस लाइक सीमेंट डिस्चार्ज होगा फ्रॉम द पेनिस से, और सर्विक्साइटिस भी हो सकती है, यानी कि सर्विक्स में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इसको बेसिकली ट्रीट भी किया जा सकता है। क्लेमाइडिया में बी पास्ड फ्रॉम मदर टू द इन्फेंट। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बेटा ये ट्रांसफ़र हो सकती है फ्रॉम मदर टू इन्फेंट। मैंने पहले भी बोला था सम डिजीजेज कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू द फीटस। ठीक है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, अगर ये चाइल्ड बर्थ में ट्रांसफ़र हो रही है बेटा तो ये इन्फेक्ट करेगी आइज़ को, और आइज़ जो होते हैं ना बेटा, ये कई लोग अंधे भी हो सकते हैं बच्चे। ट्रीटमेंट कंसिस्ट, अब भैया ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं, तो कुछ एंटीबायोटिक्स, क्योंकि बैक्टीरिया तो एंटीबायोटिक्स ही लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सोसाइक्लिन की मदद से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट दैट इज द गोनोरिया। गोनोरिया और क्लैप भी कहते हैं, इज एन इन्फेक्शियस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम नीजेरिया गोनोरोई। क्लियर है जी। डिस्चार्ज फ्रॉम इन्फेक्टेड म्यूकस मेम्ब्रेन इज द सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरिया ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन ड्यूरिंग पैसेज ऑफ ए न्यू बर्न थ्रू द बर्थ कैनाल। यानी बेटा बेसिकली जो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है आपके ये फीमेल के अंदर में, वहीं से ट्रांसमिट होती है। ठीक है जी, और वेजाइना के थ्रू ये बाहर जा सकते। देखो, द साइट ऑफ इन्फेक्शन रिलीजेस टू द टाइप ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अकरिंग इन द माउथ एंड थ्रोट। ठीक है, द माउथ और थ्रोट में इन्फेक्शन हो सकता है, ओरल जेनाइटल कंटेक्ट एंड इन द वेजाइना एंड पेनिस आफ्टर जेनाइटल कंटेक्ट। बिल्कुल ये फीमेल से जा सकता है बेटा मेल के अंदर में भी, कि अगर वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है, मान लीजिए बिना कंडोम के कर रहा है, तो वेजाइना में बहुत सारे गोनोरिया नीजेरिया गोनोरिया होंगी बैक्टीरिया, इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द मेल जेनाइटल ट्रैक्ट, या मेल के पेनिस को भी के अंदर में इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं, मेल की बॉडी में भी पहुंचा सकते हैं। इफ द बैक्टीरिया ट्रांसमिटेड टू द आइज ऑफ द न्यू बर्न इन द बर्थ कैनाल, ब्लाइंडनेस कैन रिजल्ट। यहाँ भी ब्लाइंडनेस हो सकती है। यहाँ पे यानी गोनोरिया से बचने के लिए क्या कर सकते हैं बेटा जी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 1% सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन द इन्फेंट आई प्रिवेंट इन्फेक्शन। यानी कि जैसे ही बच्चा पैदा हो तो बेटा उसके आँखों में 1% का जो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होगा उसको अगर हम डालते रहेंगे तो उसको इस इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। ठीक है जी। सिफिलिस ये बड़ी इन्फेक्टेड डिजीज़ है बेटा, और अगर मैं बोलूँ तो ये बड़ा स्ट्रांगली इन्फेक्शन करती है। क्यों? क्योंकि 3 स्टेजेस में फैलती है।
Syphilis is a sexually transmitted disease infected by bacterium Treponema pallidum. It is transmitted through sexual contact or exchange of blood or through the placenta to the fetus, यानी ट्रांसफर हो सकती है. The disease प्रोग्रेस थ्रू सेवरल स्टेजेस ड्यूरिंग द प्राइमरी स्टेज. सबसे पहले अगर पहली स्टेज में देखेंगे ना तो बेटा तो जेनाइटल रीजन में एक सैंकर बन जाएगा या कैंकर बन जाएगा जो कि पेनलेस होगा, यानी कि एक फोड़ा जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके जेनाइटल रीजन में जो पेन नहीं करेगा और फिर कुछ समय बाद वो डिसअपियर हो जाएगा. ड्यूरिंग द प्राइमरी स्टेज द चीफ सिम्टम इज पेनलेस ओपन सोर कॉल्ड एज कैंकर एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट. ओके, द कैंकर हील्स विथ 1 to 5 weeks, 1 से 5 वीक में ख़त्म हो जाता है. फ्रॉम 6 to 24 weeks लेटर सिम्टम्स सच एज रेसिंग होने लगेगी, स्किन के ऊपर रेसेस आ जाएंगे, फीवर होने लगेगा. एक ये कब होगा? सेकेंड में. हेडक हो जाएगा या पार्टिकुलर जो रीजन होंगे जेनाइटल वो दर्द करने लगेगा. इन द जॉइंट्स एंड मसल्स. ओके, हेडक नहीं होगा, जॉइंट और मसल्स में होगा. बेसिकली हेडक ऐसे बोल दिया. मसल इज द सेकेंडरी स्टेज, यानी सेकेंडरी स्टेज में आपके रेसिंग हो जाएगा, फीवर हो सकता है और जॉइंट में पेन हो सकता है. क्लियर है जी. दिस सिम्टम सेकेंडरी स्टेज का जो सिम्टम होगा वो भी डिसअपियर हो जाएगा. दिस सिम्टम्स आर इवेंचुअली डिसअपियर इन अबाउट 4 to 12 weeks एंड द डिजीज कज टू बी इन्फेक्शियस. बट बेटा ये ब्लड टेस्ट जब आप करोगे ना तो आपको पता चलेगा अभी भी ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में है, बट ए ब्लड टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया जनरली रिमेन पॉजिटिव. ड्यूरिंग दिस सिम्टमलेस, जिसको असिम्टोमेटिक कहते हैं, पीरियड कॉल्ड एज द लेटेंट स्टेज. बेटा ये 20-20 साल तक रह सकता है असिम्टोमेटिक आपकी बॉडी में, विच में लास्ट अप टू द 20 years, यानी कि अनइन्फेक्टेड स्टेज में बिना कोई सिम्टम दिए ही. लेटेंट स्टेज उसको बोलेंगे 20 साल तक रह सकता है. द बैक्टीरिया में इन्वेड बॉडी ऑर्गन्स व्हेन साइन. अब ये धीरे धीरे आपके बेसिकली पहुंच जाएगा बेटा जी. अगर मैं बोलूं तो ये आपके नर्वस टिश्यू में पहुंच जाएगा और नर्वस टिश्यू को डैमेज कर देगा तो वो उसकी टर्सरी स्टेज होगी. ठीक है जी. और अलग अलग जगह पे भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि केवल नर्वस टिश्यू में ही जाएगा. व्हेन साइंस ऑफ ऑर्गन डिजेनरेशन अपीयर्स द डिजीज इज सेड टू बी टर्सरी स्टेज, यानी सिम्टम्स में क्या होगा? ऑर्गन डिसअपियर हो जाएगा, डिजेनरेट होने लगेगा, टूटने लगेंगे उसकी सेल्स टिश्यू, तो उसको बोलेंगे टर्सरी स्टेज. इफ द ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम बिकम इन्वॉल्व, अगर मान लो अफेक्टेड हो गया due to this syphilis, the tertiary stage is called neurosyphilis. Neurosyphilis may take different forms depending on the tissue involved. 90% जेनिटेलिया जो होगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे इफेक्ट होगा, 10% जो होगा आपका लिप्स एंड फिंगर पे होता है. क्लियर है जी. छोड़ दीजिए इसको. बात तो आपको मैंने बता दिया कि अगर ये ज़्यादा आपके नर्वस सिस्टम में चलाएगा तो नर्वस सिस्टम को डैमेज भी कर सकता है. क्लियर है. तो ये तीनों हो गई, क्लेमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, ये तीनों क्या थी? बैक्टीरियल डिजीज. एक बैक्टीरियल डिजीज और मैंने बताई थी, यहाँ पे दे रखा है, कैंक्रोइड. कैंक्रोइड इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कज्ड बाय द शॉर्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसको मैंने बोला हीमोफिलस ड्यूक्री. ठीक है. इनिशियल लीजन्स ऑन द साइट ऑफ इनोकुलेशन ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म अ पेनफुल सॉफ्ट अल्सर विथ अ नेक्रोटिक बेस. बेसिकली अगर आप देखेंगे बेटा जी यहाँ पे तो ये आपका भी एक प्रकार का डिजीज है जो कि आपके जेनाइटल रीजन्स को क्या करेगा बेटा? वहाँ पे अल्सर का फॉर्मेशन कर देगा. नेक्रो इज अ फॉर्म ऑफ सेल इंजरी. ठीक है. और ये नेक्रोटिक बेस पे, यानी कि वैसा वहाँ पे जो सेल्स होंगी, जो नई नई सेल्स बनेंगी, उनको मारने का काम करेगा. क्लियर है जी. तो बेटा वहाँ पे डेवलपमेंट को रोक देगा. ठीक है. ये आपका कंक्रोइड हो गया जो हीमोफिलस ड्यूक्रोई की वजह से होता है. इतना याद कर लो, सफिशियंट है. क्लियर है. अब आ जाते हैं बेटा जी, आपका एक ही डिजीज है जो बचा हुआ है आपका ट्राइकोमोनियासिस, जो कि प्रोटोजोवन डिजीज होता है. मैंने पहले बताया था, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्राइकोमोनस वेजिनलिस ए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ कजेस ट्राइकोमोनियासिस. एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द वेजाइना इन द फीमेल एंड यूरेथ्रा इन द मेल इज ऑब्जर्व्ड. यानी बेटा म्यूकस मेम्ब्रेन जो होगी वेजाइना की और यूरेथ्रा की, वो क्या हो जाएगी बेटा? उनके अंदर में इन्फ्लेमेशन देखा जाता है ड्यू टू दिस ट्राइकोमोनियासिस. क्लियर है. अब बचा वायरल इन्फेक्शन, एक एक करके पढ़ लेते हैं बेटा जी. क्लियर है जी. देखिए जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल हर्पिस टाइप 2 सिंप्लेक्स वायरस, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस.
cause genital infections such as painful genital blisters on the परप्यूस रीजन पे होगा, ग्लांस पेनिस पे हो सकता है, पिनाइल शाफ्ट पे इन मेल्स एंड ऑन द वुल्वा और समटाइम हाई अप टू द वजाइना इन द फीमेल्स। द ब्लिस्टर डिसअपियर कर जाता है कुछ समय बाद एंड रीअपियर इन द मोस्ट पेशेंट बट द वायरस इटसेल्फ रिमेन इन द बॉडी। अ रिलेटेड वायरस टाइप फर्स्ट हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट कोल्ड सोर्स ऑन द माउथ एंड लिप्स। जैसा कि मैंने बताया था कि जेनाइटल हर्पिस जो होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2 जो होगा वो आपका इन्फेक्शन करता है जेनाइटल रीजन्स में और 1 जो होगा वो आपके माउथ और लिप्स पे करेगा। क्लियर है जी, नोट डाउन कर लेंगे इस बात को। ठीक है जी। फिर एड्स तो हम लोग डिटेल में ही पढ़ने वाले हैं 8th चैप्टर में, लेकिन यहाँ पढ़ लेते हैं एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV वायरस जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है जिसको रेट्रोवायरस भी कहते हैं। HIV कैन गेट ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड एंड बाय सेक्सुअल कंटेक्ट बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स थ्रू द वेजाइना, ओरल एंड इंटरकोर्स। ये तो बता ही चुका हूँ कैसे फैलता है। मेल होमोसेक्सुअल ट्रांसमिट HIV टू देयर पार्टनर बाय एनल और ओरल इंटरकोर्स। अगर मान लीजिए कोई मेल है, मेल होमोसेक्सुअल यानी मेल और मेल आपस में इंटरकोर्स कर रहे हैं तो बेटा वो एनस के थ्रू उनके में फैल सकता है। बाप रे बाप कैसा ज़माना आ गया है। इन HIV मेनली जानते हो क्या होता है HIV के केस में? जो हमारे बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स देने के लिए सेल्स होती है जिनको हम लोग बोलते हैं बेटा हेल्पर टी सेल्स। ये बेसिकली हेल्पर टी सेल हमें बचाती हैं फ्रॉम द बैक्टीरिया, वायरस, इन सब चीज़ों से बचाती है। लेकिन जब HIV हो जाता है बेटा तो सबसे पहले ये जो रेट्रो वायरस होता है या HIV वायरस होता है, इट विल अफेक्ट दैट पार्टिकुलर टी सेल, हेल्पर टी सेल को अफेक्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से बेटा आपका हेल्पर टी सेल का अमाउंट काफ़ी कम हो जाता है तो वो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। इसी की वजह से बेसिकली डेथ हो जाती है। कई ये नॉन क्यूरेबल डिजीज़ या डेथ पॉसिबल होती है। होगी बस आप अगर आप रेट्रोवायरल ड्रग खा रहे हो तो अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत बढ़ा रहे हो, लेकिन आपकी डेथ निश्चित होती है। इन HIV मेनली हेल्पर टी सेल्स डिक्लाइन ड्यू टू द डेथ ऑफ इन्फेक्टेड सेल। The result is progressive collapsing of the immune system and the person become susceptible to opportunistic invasion of normally harmless microorganisms that now proliferate widely because of the defective immune system. Clear है जी? तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। जेनाइट देखो ये आपका हर्पिस हो गया, एड्स हो गया। हेपेटाइटिस बी बचा। हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस जो कि डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है। ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। बॉडी फ्लूइड से हो सकता है, बाय शेयरिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मदर टू फीटस भी जा सकता है। सिम्टम की अगर बात करें हेपेटाइटिस बी वायरस में तो नोजिया, घबराहट होती है, वॉमिटिंग हो सकती है, बिलिरुबिन और बिलीबर्डिन जो कि येलो कलर पिगमेंट हमारे देते हैं बेसिकली, ये इसका कंसंट्रेशन जो होगा अगर आपको ये पार्टिकुलर डिजीज हो गई हेपेटाइटिस बी तो बिलिरुबिन और बिलीबर्डिन हमारा ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा और ये हमारा बॉडी में इनका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो लीवर में ही होता है तो लीवर के अंदर में इन्फेक्शन हो जाएगा ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ बिलिरुबिन एंड बिलीबर्डिन और इसकी वजह से जॉन्डिस भी हो सकता है। पिगमेंट फॉर्म बाय ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन तो जॉन्डिस भी हो सकता है। क्लियर है जी? अर्थराइटिस भी हो सकता है और लीवर सिरोसिस या लीवर बिकम फाइब्रस दैट पार्ट बिकम हार्ड एंड नॉन फंक्शनल जिसको लीवर सिरोसिस कहते हैं, यानी लीवर भी खराब हो सकता है। लीवर बिकम फाइब्रस दैट इज द पार्ट बिकम हार्ड एंड नॉन फंक्शनल, वो नॉन फंक्शनल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट कैन बिकॉज लीवर सिरोसिस। तो ये हेपेटाइटिस बी की बात हो रही है। क्लियर है जी? ये बातें आपको समझ में आई? क्लियर है? तो आप बस याद कर लो, उतना ही ज़्यादा है, आपको ज़्यादा इतना नहीं। अर्थराइटिस क्या होता है हम पढ़ेंगे बेटा। रिमिटॉइड अर्थराइटिस जहाँ पे हमारी खुद की सेल्स, कुछ सेल्स जो हो जाती हैं हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, खुद की सेल्स को मारने लगती हैं, जिसको अर्थराइटिस भी कहते हैं, हम पढ़ेंगे। जेनाइटल वॉर्ट्स जो कि क्यूरेबल है। वॉर्ट्स आर इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्लियर है जी? तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होती है। क्लियर है जी? एंड वॉट्स बेसिकली अपीयर होंगे ऑन द एक्सटर्नल जेनेटेलिया, यानी फीमेल की बात कर रहे हैं। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, पेनिस। नाउ इट इज़ बिलीव दैट दिस वायरस कॉज कैंसर ऑफ द सर्विक्स
और ये जेनाइटल वार्ड्स जो होगा, ये वायरस जो होगा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये आपके सर्विक्स के अंदर में भी इन्फेक्शन कच कर सकता है। तो ये कुछ सिंपल बातें मैंने बताई बेटा, अगर याद रहे तो सही है, वरना आपको वो चार्ट याद है, दैट इज़ मोर देन सफिशियंट है बेटा जी। क्लियर है? तो अगर आपका वीडियो, आज का ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है, ये सेशन अच्छा लगा हुआ है, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल।